सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे गज़ा पीस बोर्ड का जो इजलास कल होने जा रहा है। अहम मीटिंग होने जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं सारी सिचुएशन में गज़ा की पट्टी में मुसलसल तीसरे साल भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ जंग और इसके बाद खौफनाक तबाही और अलमनाक इंसानी हालात के साए में हो रहा है। मुक़द्दस महीना जो कभी बरकतों की अलामत था, आज काबिज़ इसराइल की सफाकियत की वजह से महज सर्द खैमों, बेरोज़गारी और मलबे का इस्तियारा बन चुका है। गज़ा में बेरोज़गारी 80% तक पहुँच चुकी है। अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों में 300% इजाफा हो चुका है और नकदी की किल्लत ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है। दूसरी जानिब इजरायली हुकूमत ने एक और इश्तियाल अंगेज़ कदम उठाते हुए मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत 1967 से मुअत्तल ज़मीनों के इंदराज का अमल दोबारा शुरू किया जा चुका है, जिसमें फ़लस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन के कागजात पेश करने पर मजबूर किया जाएगा। इस हवाले से हम देख रहे हैं यूएन से और यूएन समेत 20 ऐसे ममालिक हैं जहाँ से कंडेमनेशन इस अमल की आ रही है। उधर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अगर हम बात करें, इसराइल ने रमज़ान के दौरान मस्जिद अक्सा के गिर्द इजाफी फ़ोर्स तैनात करने का ऐलान किया है, जिस पर फ़लस्तीनियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यही नहीं बल्कि वहाँ के जो इमाम हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका पहुँच रहे हैं सारी सिचुएशन में, जहाँ जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि कल 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस की अहम मीटिंग होने जा रही है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उनकी अमेरिकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्की है। अब ये जो सारी सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो पीस बोर्ड है उसके हवाले से कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है, किस हद तक गज़ा के जो बासी हैं उनके हालात बदल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, साथ साथ अहमद हसन अल अरबी सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं। अहमद, मैं अगर आपसे आगाज़ करती हूँ, ये कहिएगा कि पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग टाइम आप समझते हैं, कैसे वक्त में बड़ा हसास नौयत का ही मामला है। इसी हवाले से हम देख रहे थे कि हमारे अंदर से ही आवाज़ें उठ रही थी कि जी उस तरीके से पार्लियामान में डिस्कशन नहीं हुई पीस बोर्ड का हिस्सा बनते हुए, और ये पीस बोर्ड को लेके बहुत सी अनसर्टेनिटी है, बहुत से सवालात हैं कि क्या जो इसके अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो संजीदा भी हैं, और इसमें इंटेंट को देखना भी बेहद ज़रूरी है एक ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू के साथ हम जानते हैं सदर ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं और किस तरीके से इसराइल को बैक हासिल है अमरीका की। और फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव का ना होना इस पीस बोर्ड में, ये भी कई सवालात सामने आ रहे हैं उसको लेकर। पाकिस्तान का इम्तिहान है, किस तरीके से बैलेंस किया जाए, क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, टू स्टार्ट विद ये जो पार्लियामेंट से मंजूरी वाली सारी बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस तरह के जो मैनूवर्स होते हैं और इस तरह की चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इट गोज़ विदाउट सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि वो पाकिस्तान के हक में वो डिसीजंस जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जिन पे क्लैरिटी है, बाकायदा बहुत अरसे से चलते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान का स्टांस उनके ऊपर क्लियर है, तो उस पर वो डिसीजन और एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी सी होती है, जिसमें आपसे मैक्सिमम इम्पैक्ट गेन करना होता है। और उसके अलावा बाकी भी जो ममालिक जिन्होंने पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की, उनमें कहीं पे भी इस तरीके से फॉर्मल जो डिबेट है पार्लियामेंटेरियन वो उस तरीके से नहीं हुई, क्योंकि इसकी नेचर डिफरेंट थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो गाज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, वो बहुत क्लियर है। एंड आई टेक द लिबर्टी टू से कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी क्लैरिटी पाकिस्तान को फ़लस्तीन के ऊपर है, उस क्लैरिटी का पब्लिकली एंडोर्स जो या पब्लिकली इजहार किसी और मुस्लिम मुल्क ने नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया। हमने बाकायदा तौर पर बताया कि हम फ़लस्तीन के साथ कहाँ पे खड़े हैं, फ़लस्तीनियों का हक क्या है और हमारे इंटरेस्ट में क्या है कि हम फ़लस्तीनियों को क्या हक जो है वो दिलवाएं। हमने क्लियरली ये बात नरेट की है कि जो हम पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, हम इसको एक स्टेट भी रिकग्नाइज नहीं करते, हम इसको एक टेररिस्ट एंटिटी के तौर पे देखते हैं। हमने क्लियरली बताया कि हमारी हमास को लेके क्या रेड लाइन है, कि हम किसी भी तरह की डी वेपनाइजेशन, वो फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद है। तो पाकिस्तान ने अपने इफ्स एंड बट्स एंड गोज एंड नो गो एरियाज को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया है पूरी दुनिया के सामने।
जब एक मुल्क इतना क्लैरिटी के साथ किसी अकॉर्ड के अंदर जाता है तो उसको निगोशिएट करना उसके लिए आसान हो जाता है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और उसके बाद पाकिस्तान का अब जितना भी जियोपॉलिटिकल वेट है वो मुस्लिम वर्ल्ड का जो अलायंस एक बना हुआ है पीस बोर्ड के अंदर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जो प्रपोजल्स दे रही हैं, वो जो निगोशिएशंस कर रही हैं, वो जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, पाकिस्तान का वेट उनके साथ ऐड हो गया है, विच विल जो ये जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिडल ईस्ट के अंदर है उसमें स्टेबिलिटी लाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पीस बोर्ड है, ये किसी भी तरह के जो इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, ये लेंथी प्रोसेस होता है। पिछले 80 साल से इस्तेहसाल चल रहा है फलस्तीन के लोगों, 80 भी नहीं 100 साल होने वाले हैं तकरीबन, अगर इसको आप हिस्टोरिक तो इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। पीस बोर्ड अभी कंसिलिएटरी फेज के अंदर है, अभी वहां पे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं। जब वहां पे मार्को रूबियो ने भी ये बात कही थी, जब वहां पे फाइनलाइजेशन आएगी तो फिर एक कदम आगे बढ़ेगा और इसमें कई कदम आगे बढ़ने के बाद कोई कहीं पे हम इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी इस कंसिलिएटरी फेज के ऊपर ही मतलब एक हम हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं और हम स्पेकुलेशंस की तरफ चले जाते हैं, हम रियलिटी से अपने आप को दूर करें। अभी ये इनिशियल फेज है, इसमें बहुत ज्यादा निगोशिएशंस होगी, बैक एंड फोर्थ चलेगी। कोई हमारे मुखालिफ हैं कि कहीं पे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होंगे, कहीं पे हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होंगे। इसी तरीके से डिप्लोमेसी चलती है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, हमें वेट करना चाहिए चीजों को फॉर्मलाइज होने का, उसके बाद फिर बात करना ज्यादा बेहतर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, एक तो पाकिस्तान का मुकदमा और ये जो क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी की अहमद बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कल अपने स्टांस पर उसी तरीके से पाकिस्तान कायम रहेगा? क्या क्या प्रेशर्स हैं? और दूसरा ये कहिएगा कि ये जो अभी रीसेंट मूव हम देख रहे हैं इजराइलियों का, एक सारी सिचुएशन में जिसमें वो लार्ज वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसको स्टेट प्रॉपर्टी वो डिक्लेयर कर रहे हैं, इस पे तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल की भी कंडेमनेशन आ गई है, 20 ममालिक की भी आ गई है। सो ऐसी सिचुएशन में हमें किस हद तक देखना चाहिए कि अमेरिका जो है वो कंसेशंस ले सकता है, किस हद तक दबाव डाल सकता है इसराइल के ऊपर? देखिए, हमने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस और टाइमिंग इतनी इम्पोर्टेंट होगी एकदम से, पहले भी थी, एकदम से होगी है जब से आपने देखा कल एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है 8 इस्लामी मुल्कों का, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, ओमान, यूएई वगैरह सबका, जिसमें सऊदी अरब का, जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से मजम्मत की है कि जिस तरीके से एनेक्सेशन हो रही है वेस्ट बैंक को भी लेके और बाकी गज़ा में भी, और नई बस्तियां बनाने की जो बात हो रही है, टोटली इलीगल बस्तियां, और जिस तरीके से सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है वहाँ पे, आप देख लें रोज़ाना 8 से 10 लोगों की शातें हो रही हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सर्दी में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, अभी भी खाने पीने की चीज़ें उनको पूरे तरीके से वहाँ पे पहुँचने नहीं रोका जा रहा है उनको। तो ये एक स्टेटमेंट आना, ये एक अच्छा खासा दबाव होगा इस मीटिंग में नेतन्याहू पे भी और बड़ी हद तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर भी, जिनका इस मीटिंग के बारे में आमना जो बातें हो रही हैं कि एक गज़ा के हवाले से बड़ा फोकस उनका वही है कि ये ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है कि गज़ा बोर्ड से हट के भी जिन लोगों को दावत दी गई थी, चले आधे बंदे नहीं शिरकत की होंगी, ये तो वो यूनाइटेड नेशन का दिया गया मैंडेट है। आपको याद होगा कि जब सीज़ फायर हो गई थी उसके बाद नवंबर में यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि जी ये फोर्स बननी चाहिए, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जाएं, रिहेबिलिटेशन के लिए जाएं, ह्यूमन जो लॉसेस हैं उनको रोका जाए। वो तो ऐसा है कि उसको तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मुखालफत होगी। अब सवाल इसमें यही हो रहा है, ये जो खदशात का इज़हार बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम ना कुछ हमारे लोग, मैं इस एग्री करूँगा अहमद से, बहुत सारे लोग जो है ना, उनमें मलिया लोधी साहब का आर्टिकल भी परसों का देख लें आपने, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी की है इसको बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। भाई देखें, वो तो अब सफ़ीर रही हैं अमेरिका में भी और बरतानिया में भी। अभी देखें क्या हम इतने आमना फ्री एजेंट हैं, क्या हमारा इतना लिवरेज है, क्या हम इतनी अथॉरिटी से बात कर सकते हैं? सब लोगों की अपनी मुश्किलात हैं, ग्रीवेंसेस अब सब लोगों के अपने होंगे, सब लोगों की अपनी मुश्किलात हैं जो सारे मुल्क हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड का हिस्सा बने। अब देखने वाली बात ये है कि जो तवक्को की जा रही है, हमने जो सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि जी क्या ये इस्लामी मुल्क बशमूल पाकिस्तान ये कम्बैक्ट फोर्सेस ट्रुप्स भेजेंगे वहाँ पे? अगर वो वहाँ पे भेजते हैं तो वो कितना मुश्किल होगा, और क्या ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगी हमास को मारना? और ये जो कहा जा रहा है कि जी हाँ जी हमास को डिसआर्म करने की जो बात है, देखिए हमास के जो लीडर हैं, चंद दिन पहले उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सेकंड टियर के बंदे हैं, कि 15 से 20 हज़ार हमारे फाइटर जो है ना बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं।
तो क्या ये होगा कि हमारी ये फोर्स, हम अगर फर्ज करें ट्रुप्स कमिट कर देते हैं तो ये जाके फिर उनके साथ कन्फ्रंटेशन होगी, ये एक नया लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। कुछ इतलात हैं कि अगले दिन 2 दिन पहले म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से हुई थी। कुछ अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे ये बातें डिस्कस हुई हैं, कुछ AFP की रिपोर्ट भी थी, BBC की भी। अब किस हद तक इसमें सच्चाई है, बातें तो ज़रूर ही होंगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो ये जॉइंट जिसको कहते हैं एक स्टैंड लिया जा रहा है 8 ममालिक की तरफ से, ये इसका खासा वजन होगा। और फिर ये देखें कि जो वायलेशन हो रही हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, ये भी उनको बताया जाएगा कि जी किस तरह की सीज़ फायर हुई है। एक तो ये भी तय करना है कि सीज़ फायर को मुस्तकिल बनाने के लिए क्या करना है। वो तो मुस्तकिल तो तब होगी जो पहले सीज़ फायर की वायलेशन जो हो रही है उनको रोका जा सके, ये नहीं हो रही। अब दूसरा सवाल जो सब जगहों पे पूछा जा रहा है कि जी इस सूरत हाल में पाकिस्तान के ऑप्शन और बाकी लोगों के ऑप्शन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज न्यूयॉर्क टाइम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज़ चूज़ किया। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह एक जंगल का बादशाह ऑपरेट कर रहा होता है ना, किंग ऑफ जंगल के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिंगुलरली डोमिनेंट फिगर इन द वर्ल्ड के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, मोनार्क साबित कर रहे हैं, सुपरमैन, JD नाइट्स और मिलिट्री हीरो, पर्सनालिटी कल्ट। और वो कह रहे हैं कि जी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट जो है ना वो बढ़ती हुई नज़र आ रही। दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे होंगे। अभी देख लें यूरोप और अभी के मुल्क हैं, वो उनको भी नहीं समझ आ रही, वोट में शिरकत करते हैं तब मसला नहीं शिरकत करते, अंदर से बहुत सारी मुखालफत की बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस वोट की अहमियत तो इस हवाले से तो आमना ज़्यादा है कि अब रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है, इसको आगे ले जा के क्या करने की ज़रूरत है। क्या ये जो फोर्सेज कमिट करने के जा रहे हैं, तो क्या ये तो नहीं होगा कि इजराइल यही चाहेगा कि जी ठीक है हम पीछे हट जाएं और प्रेसिडेंट ट्रंप से कहलवाया जाए कि नहीं भाई आप कॉम्बैट ट्रिप्स लेके जाएं और उनको डिसआर्म करें। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल, बड़ा डेलिकेट इशू बन गया है। इस पर क्या सिचुएशन बनती है, मेरा ख्याल है आज की मीटिंग के बाद कुछ आएगा। मैं चीज़ अगर एक आमना अहमद से पूछूँ, अहमद आप बड़े तजर्बेकार हो गए हैं माशाल्लाह, यंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ रहे होते हैं इंटरनेशनल सतह पे। अभी हमारी मुश्किलात तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक जो अब जॉइंट स्टैंड पाकिस्तान का और 8 ममालिक है, आपके ख्याल में कितना ये मौसर होगा, कितना प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मजबूर कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वैसे तो वो कोई बात नहीं सुनते कि ये काम ना लिया जाए मुसलमान मुल्कों से कि अपने ट्रुप्स भेजें और डिसआर्म करें हमास को, ना भी करें तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो उनकी हो जाएगी उनके साथ। जी क्विकली। जी बहुत शुक्रिया शाम साहब। देखिए, मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान में अगर आप रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल 2 साल में देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अमेरिका ने जैसे ईरान के ऊपर, इसराइल का क्लियर स्टैंस था कि हम अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि वो ईरान की जंग के अंदर इन्वॉल्व हो। अब से 10 साल पहले वाला अमेरिका होता, कब का ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतार चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रेजिस्ट किया टू द एक्सटेंट के मार्को रूबियो और JD वेंस को अपने बिल्कुल साथ बिठा के उन्होंने कहा कि विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट बट बूट्स ऑन ग्राउंड इट्स नॉट एन ऑप्शन। दूसरी बात, जब ये वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात की, मार्को रूबियो इसराइल में थे, मार्को रूबियो ने किस तरीके से अब्रप्टली उसको जवाब दिया कि ये बहुत ही फजूल बात है, ऐसा नहीं होगा, इसराइल एनेक्स नहीं करेगा। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में जो जंगें हो रही हैं वो सिर्फ नेतन्याहू को इक्तदार में रखने के लिए हो रही। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली टकर कार्लसन को व्हाइट हाउस में बुला के इसराइल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया, विच इज टकर कार्लसन का आपको मालूम है कि वो पोस्टर बॉय हैं एंटी इसराइल सेंटिमेंट के। तो इस वक्त अमेरिका को के अंदर एक बड़ी ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग है कि इसराइल जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है दैट हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी और एक पैरासाइट बन चुका है। और अगर अमेरिका से जान ना छुड़वाई तो अमेरिका की फ्रेगमेंटेशन घर के अंदर हो जाएगी। देयर इज अ डिस्कोर्स अवेलेबल इन अमेरिका कि अगर इसराइल को हम फंड करते रहे तो फाइनेंशियली अमेरिका की हालत ऐसी हो जाएगी कि अमेरिका में सिविल वॉर हो जाए। और राइजिंग जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट है अमेरिका के अंदर उसको लेके, सो आई थिंक अमेरिका को एक इक्वेशन चाहिए मिडिल ईस्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी एंगेजमेंट्स को कम करने के लिए। उसके इंटरेस्ट में है कि वो मिडिल ईस्ट में एक ऐसी अहमद एक और चीज बताइएगा कि ये किस हद तक आपको रिपोर्ट सही लग रही है, जो रिपोर्ट बाहर से भी आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का कोई रोल देख रहे हैं। आप समझते हैं कि ये सिर्फ ईरान के कॉन्टेक्स्ट में है या कोई ओवरऑल मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है?
नहीं, देखिए, नेचुरली अगर अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट की पॉलिसी या मोनरो डॉक्ट्रिन की तरफ वापस जा रहा है, तो अमेरिका को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या परसेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। उस सेंस ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट डायरेक्टली कन्वर्ज कर रहे हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट यही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है स्टेबिलिटी आए। इसराइल का इंटरेस्ट नहीं है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आए, इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी है। देयर इज ओनली वन कंट्री इस रीजन के अंदर जिसका इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी है टू सम एक्सटेंट। सो ये दोनों जो कन्वर्ज कर रहे हैं पाकिस्तान के और अमेरिका के इंटरेस्ट, इसी वजह से आप इनकी रियलाइजमेंट देख रहे हैं। कोई फ्री लंच तो होता नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात खराब होते हैं, मुश्तरका है। वो मुझे ऐसा लगता है एहतशाम साहब जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्रीज को कोई यूज कर सकता है या मुस्लिम कंट्रीज को यूज किया जाएगा हमास के डिसआर्मामेंट के लिए। आई थिंक दिस इज ये चीज टेबल पे नहीं है। अगर कहीं से प्रेशर आया मुस्लिम कंट्रीज इसको रेजिस्ट करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन, एहतशाम साहब, दोनों का शुक्रिया। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे IMF की असेसमेंट के हवाले से आने वाली पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम में बड़ी हद तक कामयाबी के करीब तो दिखाई दे रहा है, जहां 7 में से तकरीबन तमाम मिक़दारी अहदाफ पूरे होने वाले हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक सिर्फ 1 टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र के डेटा का इंतज़ार है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में IMF टीम पाकिस्तान आकर सितंबर और दिसंबर 2025 के अहदाफ का जायज़ा लेगी। अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर और स्वैप अहदाफ मुकर्ररा हदूद में रहने का इम्कान है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खालिस मुल्की असासे 14.9 से 15.1 ट्रिलियन की हद के मुकाबले में 12.5 से 13.5 ट्रिलियन रुपए तक मुतवक्के हैं। प्राइमरी सरप्लस सितंबर में 3.5 ट्रिलियन और दिसंबर में 4.1 ट्रिलियन रहा, जो हदफ से कहीं बेहतर है। ताहम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR का जो टैक्स गोल था 336 बिलियन रुपए का, वो कम रहने का खदशा है। इस टैक्स गैप क्या किया जाएगा, इस हदफ के हवाले से क्या किया जाएगा और क्या क्या मुश्किलात है इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, इस पर एहतशाम साहब का तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर हम ये देखें कि एक जानिब FCC की सुपर टैक्स के हवाले से रूलिंग भी है और जिस तरह से मैंने बात की रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल पाया जा रहा है, इन दोनों को देखते हुए जो रेवेन्यू गैप है रियलिस्टिकली आप क्या समझते हैं किस हद तक कम हो सकेगा? और ये जो IMF के अहदाफ जो सेट किए गए थे, आप क्या समझते हैं इसमें किस हद तक हुकूमत कामयाब हो सकी है? देखिए, हम ना अब ये जो हमारा रेवेन्यू का इशू हमेशा ही रहता है और आपने देखा कि पहले 6 माह में शॉर्टफॉल जिस तरीके से सामने आया है 350 से 400 अरब रुपए का, उसको देखा जाए तो बहुत से सवालात भी उठते हैं, इस पर बात भी होगी। लेकिन इस दफ़ा जो कहा जा रहा है कि बड़ा अनयूजुअल तरीके से ये मीटिंग हो रही है, गैर रवायती तरीके से ये मीटिंग हो रही है और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जो आमना IMF की डिमांड्स हैं, जो शराइत के साथ साथ जो वो चाह रहा है, वो ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल रिस्क भी हैं और पॉलिटिकली ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ भी हैं, जिनमें आप देख लें कहा जा रहा है पहली दफ़ा वो जितने 24 प्रोग्राम पहले हुए हैं, 25वां प्रोग्राम वाले बना या 26वां है, वो कहते हैं वो इश्यूज़ पहले नहीं आए। मसला इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इतलात ये हैं कि वो जो करप्शन और गवर्नेंस की वो जो एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उस पर बात होगी। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जो आपने हमसे तय किया था कि ये किस तरीके से आप रिफॉर्म करके FBR के अंदर बाहर से लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि ये फेलियर हो चुका है मौजूदा सेटअप। तो वो ना तो टैक्स बेस को बढ़ाने के चक्कर में नज़र आता है, ना ही वो रिफॉर्म करके किसी तरीके से करप्शन को रोकना चाहता है और अल्टीमेटली रेवेन्यू को बढ़ाने की बात नहीं हो सकती। इसलिए वो कह रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंस बाहर से लोग यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग आए, उनको यह काम दे। और सबसे अहम बात इसमें आमना ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी जो है ना, ये FBR के जिसको कहना चाहिए कंट्रोल में सिरे से नहीं होनी चाहिए, ये बाहर बननी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हुकूमत करे या IMF उसको देखे कि कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। अब सवाल ये कि ये जो बात हो रही है ये क्यों करप्शन और गवर्नेंस की बात की जा रही है, क्योंकि IMF के लोग आमना ये निजी महफिलों में भी अदरवाइज जो हमें पता चलता रहता है वो बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान का हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कोई फंडामेंटली कोई इकोनॉमिक इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला वो ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है, गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू साथ साथ चल रहे होते हैं, इसको देखा जाए वो कहते हैं कि इस पर तवज्जो नहीं है।
ये पहली मरतबा लग रहा है कि जो IMF अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं उनको ये एक टफ टाइम मिलेगा जब ये आएंगे, इनसे बातें पूछी जाएंगी कि बताएं आपने तो हमसे बड़े वादे किए थे इस गवर्नेंस और करप्शन की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, उसमें आपने क्या किया, इसको कैसे आप ठीक करेंगे। और रिफॉर्म तो आप दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत हम भी कह देते हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन असल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग अब कह रहे हैं, बल्कि औरंगजेब साहब ने भी एक मीटिंग में कहा था कि ये स्ट्रक्चरली बहुत ही मुश्किल काम है, इसको इतनी आसानी के साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए आमना इन्होंने ये किया है कि एक अदारा है UK का फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसकी मदद ली जा रही है कि किसी तरीके से ये हम रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें, रिफॉर्म को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। यहाँ तक तो बड़ा ठीक है मामला। अब देखें हो क्या रहा है कि अब उनके लोग आ जाएंगे, 2 मार्च को बाकायदा इनकी मीटिंग होगी और इन इश्यूज़ के ऊपर अगर आमना कोई जिसको कहते हैं डेवलपमेंट होती है, कोई प्रोग्रेस होती है, तो फिर उनका टेक्निकल असिस्टेंस मिशन आएगा जो फिर फाइनलाइज करेगा कि जी $1.2 बिलियन की नेक्स्ट ट्रांच जो पाकिस्तान को देनी है वो किस तरह से देनी है। देखिए एक बात जो बड़ी हद तक समझ आ रही है आमना IMF के नाराज़गी की बायस बन रही है, वही है आपने देखा 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, ये जो एक नया रजीम बनना था एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाला, वो आपने देखा सूबों ने बावजूद इस बात के कि उसको एक लॉ बनाया, सूबाई असम्बलियों ने मंजूर कर लिया कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसको डिले कर दिया। वो सवाल है कि क्यों डिले किया गया, इस पे कहा जा रहा है कि हुकूमत नहीं जवाब दे पा रही। दूसरा है कि वेल्थ टैक्स के मामले में वो कहते हैं कि जी आप और इस तरह से आपका जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बेहतर करना है वो नहीं आप कर रहे हैं। और पावर सेक्टर के मामला की तो है ना, अभी जो इंडस्ट्रियल टैरिफ्स हमने देखे हैं और रेजिडेंशियल जो फिक्स चार्जेस हैं, इसका ये जो IMF की असेसमेंट है उस पर कोई असर पड़ेगा कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, ये ओवरऑल जिस तरीके से पावर सेक्टर की मुश्किलात हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। वो तो हुकूमत के दावों के बावजूद अभी देख लें कि वो कहा जा रहा है कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस का दोनों का ये हो चुका है, जिसको कहते हैं सर्कुलर डेट, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस नहीं ख़त्म हो रहे, चोरी ख़त्म नहीं हो रही, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने में ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है, निजकारी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो एक मुसलसल जिसको कहते हैं तो उसके जिसको कहना चाहिए वो लोग कहते हैं कि ये सदमा जारिया बन गया पाकिस्तान के लिए कि ये क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है कैसे ठीक होंगे। फिर आप देख लें जिस तरह बिजली का निज़ाम चल रहा है और आपने देखा सोलर के ऊपर जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए, अब लोग इसी को देख रहे हैं कि अभी भी अब रीजन में आप देख लें कि टैरिफ हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा है बिजली का, गैस का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, इंडस्ट्री नहीं सकती, लोन लेने का मामला बड़ा मुश्किल है। फिर आप देख लें जिस तरीके से हमारे डिस्काउंट हमारे ये जो शरह है सूद की वो मज़ीद कम नहीं हो रही, 10.5 से कम होने की ज़रूरत थी, वो नहीं कम हो रही। लोग कहते हैं बहुत महंगे शराइत पे ये कर्जे मिल रहे हैं तो लोग नहीं आ रहे, इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। कुछ IMF की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन देखना चाहिए हुकूमत ने किस तरीके से ओपन अप किया है कि लोग इसमें एनर्जी सेक्टर में नए लोग, नए प्लेयर आए और जो इस वक्त गलतियाँ हैं, पेचीदगियाँ हैं इस सेक्टर की उनको दूर किया जाए, वो नहीं हो रही। देखिए हम ना 2-3 चीज़ें और हैं जिस पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात हो जाए, जो मैंने नोट किया है, वो मैंने चेक किया, पता किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अदालतों में केसेस हैं इसमें भी बड़ा सख्त कंसर्न का इजहार किया जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकली बड़े रिस्की और जिसको कहते हैं सेंसिटिव मसले हैं जिन पर बात कर रहे हैं कि भी अभी भी पाकिस्तान में 22 लाख से ज़्यादा केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं हो रहे, 65,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे। इस पर मुझे याद है एक ज़माने में बहुत पैसा भी $150 मिलियन ये अदालतों के रिफॉर्म के लिए दिया था, फिर $300 मिलियन कर दिया था, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने की बात है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यही जिसको कहते हैं FBR के लिए भी इतना ही पैसा दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये इस पे बड़ा कंसर्न होगा। दूसरा एक और चीज़ है जिस पे कहा जा रहा है कि जी बड़ा टफ टाइम मिलेगा, वही है कि स्टेट ओन एंटिटीज़ जो है ना वो जिस तरीके से प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती हैं, जिसको कहते हैं टेंडरिंग में हिस्सा लेती हैं, जॉब कर अपना ये कहते हैं कारोबार कर रही होती हैं, IMF इसके बड़े सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक तो आपके एसओजीज नुकसान पे नुकसान दिए चले जा रहे हैं, ओवर $1 ट्रिलियन रुपीस का आपका जो सालाना इनका लॉसेस हो गए हैं, तो आप इनको बजाय चलाने के, बंद करने के, प्राइवेटाइज करने के, आप इनको कह रहे हैं कि जी आप टेंडरिंग में हिस्सा लें और ये काम करें। वो कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर को आप क्यों नहीं काम देते, वो बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि हुकूमत की को उनको शिकायत मिलती है कि हुकूमत के लोग बैठ के वो मुख्तलिफ लोगों को जो है ना वो नवाजने की कोशिश करते हैं कि आमना जानने वाली तो उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाए, शाम जानने वाला है तो उसके साथ फेवर कर दी जाए, फिर एक लंबा सिलसिला किक बैक्स का, करप्शन का भी साथ साथ चल रहा होता है। इस पर IMF कह रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए।
ठीक है। फिर दूसरा वही कह रहे हैं कि जी privatization ये नहीं हो पाई ना अभी तक। जी। रिक्रूटिंग जो मैं ये प्राइवेटाइजेशन की बात, दूसरा वो कह रहे हैं जो मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमें मैकेनिज्म बताएं कि आपने स्किल्ड लोगों की रिक्रूटमेंट कैसे करनी है एफबीआर में। हमने ये वो पॉइंट है जिसको कहते हैं दुखती रख पे हाथ रखा जा रहा है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब इस पर अपना तजिया और खबर पेश करने के लिए। बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे चीफ जस्टिस की सरबराही में लॉ एंड जस्टिस कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात के लिए बड़ा हदफ मुकर्रर कर दिया। फैसला हुआ है कि इन संगीन नौयत के तमाम केसेस 45 दिन के अंदर ये निपटाए जाएंगे, यानी सवा माह में इंसाफ का फैसला होगा। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि अक्टूबर 2024 से ज़ेरे इल्तवा फौजदारी मुकदमात 19,549 से कम होकर 12,705 रह गए। सिर्फ 9 से 14 फरवरी 2026 की अगर हम बात करते हैं, इस दौरान 354 सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात निपटाए गए, जबकि 131 नए केसेस दायर हुए। यूं निपटाए गए मुकदमात की शरह दायर केसेस से 270% ज़ायद रही, जो अदालती रफ्तार में गैर मामूली ताहिर करती है। मुफ्त कानूनी मुआवनत, मखसूस बेंचेस और जेल पटिशन्स के लिए वाज़ेह टाइम लाइन भी तय कर दी गई है। अब ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि 45 दिन का जो टाइम लाइन दी गई है, ये किस हद तक रियलिस्टिक है, किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा। हमाद रुहेला लीगल एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हमाद इस पर वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि एक तो 45 दिन के अंदर जो डिफेंडेंट ड्यू प्रोसेस राइट है उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, और जो गलत सज़ाएँ हैं आप समझते हैं उससे बचा जा सकेगा? देखिए, उसके ऊपर भी बात करने से पहले मैं एक बुनियादी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये जो 45 दिन की डेडलाइन आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमात पेंडिंग है उनकी हद तक है। ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई सर्कुलर मेरी नजर से नहीं गुजरा जहां पर हाई कोर्ट का जिक्र मौजूद हो और लोअर कोर्ट्स का जहां पे ट्रायल किया जा रहा है उसका भी जिक्र मौजूद हो। तो ये जो ऐलान है, ये एक इंटरनल केस मैनेजमेंट की एफर्ट है, बेहतर एफर्ट करने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जो उनके सामने पेंडिंग केसेस है उनको निपटाया जाएगा। अब इस एफर्ट को अगर आप गुजरे दिनों के नंबर्स के साथ देखें, जैसे आपने बताया कि नंबर्स क्लियरली कम हुए हैं, ना सिर्फ नंबर्स क्लियरली कम हुए बल्कि जिस रफ्तार से केसेस का फैसला किया जा रहा है वो रफ्तार ज्यादा तेज है उस रफ्तार की निस्बत जिस रफ्तार से नए मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। तो ये जो डिस्पोजल पैटर्न है और ये जो ऐलान है, इसको देख के ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक है अपनी हद तक केसेस को जल्दी निपटाने के लिए। अब इस बात का जो आपका पहलू है उसकी तरफ भी आने से पहले मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं कि बाकी दुनिया में ऐसे मुकदमात को जब हल किया जाता है तो वहां की अदलिया को किन हालात का सामना करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ एक अमेरिका की बात आपके सामने रखूं तो जो लोग अमेरिका का जुडिशल सिस्टम फॉलो करते हैं उनकी नजर से ऐसी खबरें आए रोज गुजरती हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के प्रिजनर्स अपने फाइनल फैसले का इंतजार करते करते उनको 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, 18 साल गुजर गए। तो ये बात क्लियरली समझ आती है कि वहां का जुडिशल सिस्टम भी और वहां की जो हायर कोर्ट्स हैं वहां पर स्पीड की निस्बत जो है लेयर्ड स्क्रूटनी को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब ये लेयर्ड स्क्रूटनी क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर मुकदमा फाइल किया जाता है तो उसको स्टेट की हद तक 3 डिफरेंट फोरम्स पे, 3 डिफरेंट लेयर्स पे, 3 डिफरेंट कोर्ट्स के सामने तक जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है वहां से। और अगर उसके बाद भी कोई कानूनी मसला, कोई आईनी मसला रह जाए तो वो फेडरल कोर्ट्स के सामने भी जाता है। और हर इस स्टेज के ऊपर उस केस के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल, उस केस के मुख्तलिफ प्रोसीजरल मैटर्स को स्क्रूटनाइज किया जाता है। लिहाजा जो वहां की कोर्ट्स हैं, जैसा मैंने कहा, जो वहां का जस्टिस सिस्टम है वो स्पीड की निस्बत एरर करेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। गलतियों को, फैसले के अंदर अगर कोई गलती रह गई है तो उसको दुरुस्त करना ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट्स हैं इसके नतीजा जो निकलता है वो इरिवर्सिबल होता है। आप उसका कोई मदावा नहीं कर सकते अगर कोई गलत फैसला हो जाए। आप और हम हमेशा कहते हैं और सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि अगर 10 गुनाहगार शख्स भी छूट जाते हैं तो वो इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं है इसकी निस्बत कि अगर एक बेगुनाह शख्स को कोई गलत सजा हो जाए। अगर हम अपने हमसाल मुल्क की बात करें, इंडिया में भी डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस डॉक्टर
सामने रख के उसको दिया जाता है तो वहां पर भी यही क्रिटिसिज्म सामने आता है उसकी अदलिया पे के फैसलों के इंतजार में बहुत साल गुजर जाते हैं। जो मुजरिम या मुल्जिम होते हैं उनको बहुत अरसे तक जेलों में बैठे रहना पड़ता है। ऐसे ही बांग्लादेश की तरफ अगर आप देखें तो वहां पर भी एग्जैक्ट यही क्रिटिसिज्म मौजूद है। हायर कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे, हर जगह के वहां पर भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इस यूएसए की मिसाल का, इस रीजनल कंपैरिजन देने का मकसद ये है कि ये समझाया जा सके कि ऐसे मुकदमात जहां पे कैपिटल पनिशमेंट होती है उनका फैसला करना इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है, बहुत बल्कि रिकॉर्ड होता है, और जितना ज्यादा रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड की उतनी ही गहराई से स्क्रूटनी करना जरूरी होता है। इस तरह में अगर देखा जाए तो ये जो 45 डेज की टाइमलाइन है ये इंतहाई एम्बिशियस है। जैसे मैंने आपके सामने यूएसए की मिसाल रखी, अगर आप पाकिस्तान की अदलिया का सिस्टम देखें तो यहां पर भी जो मुकदमा होता है पहले वो लोअर कोर्ट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये जो 45 दिन की बात की गई है ये तो आखिरी पड़ाव के ऊपर की गई है। इसके अंदर ना हाई कोर्ट का कोई जिक्र मौजूद है, ना लोअर कोर्ट का कोई जिक्र मौजूद है जहां पर ज्यादा डिले होता है। तो इसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म नहीं लाया गया जिसकी हमारे सिस्टम को इस वक्त ज्यादा जरूरत है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल डॉकेट मैनेजमेंट की गई है। अब जिसकी तरफ आप जिक्र कर रही हैं कि क्या टाइम पूरा है या नहीं, इसको आईनी तनाजुर में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 9 को सामने रखना चाहिए जिसके अंदर राइट ऑफ लाइफ की बात की गई है। हमारी अदलिया हमें बताती रही है कि ये राइट ऑफ लाइफ सिर्फ फिजिकल राइट नहीं होता, डिग्निफाइड लाइफ होती है। तो अगर कोई शख्स कई साल तक इंतजार करता रहता है, नाजायज एक स्ट्रेस अपने जहन पे रखता है अपने फैसले का, तो वो भी इस आर्टिकल के अगेंस्ट जाता है। इसके साथ आर्टिकल 10 है जिसमें फेयर ट्रायल का जिक्र किया गया है। फेयर ट्रायल का मतलब भी ये नहीं होता कि सिर्फ सामने सुनने वाला मुकदमा जो आपके सामने बैठा है वो आपके खिलाफ कोई बायस ना रखता हो। इसका मतलब ये भी है कि आपके फैसले को जल्दी किया जाए, आपके मुकदमे को जल्दी रखा जाए। लिहाजा स्पीडी ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस का भी हिस्सा है। लेकिन आप वाली बात को मैं आगे लेकर चलूं तो स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो वुकला है उनको तैयारी का मौका ना मिले, या जो वहां पे रिकॉर्ड है उसकी स्क्रूटनी प्रॉपर ना हो सके, या स्पीकिंग ऑर्डर सामने ना आ सके। इसलिए अगर इस बात को सामने रखें तो जो अनड्यू डिले है वो भी गलत है, जो अनड्यू हेस्ट है वो भी गैर आईनी है। तो 45 दिन की जो टाइमलाइन है, अगर तो वो टाइमली ये इन ऑर्डर्स को सामने आते हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स होते हैं, रीजनड ऑर्डर्स होते हैं, फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइन है और इसको होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ अगर एक नंबर गेम की हद तक इसको रखा जाता है, नंबर्स कम करने किया जाता है, तो एक आईनी बहस हमारे सामने आ सकती है। जैसा आप जिक्र कर रही हैं कि ये हर उस डिफेंडेंट का, उस एक्यूज्ड का भी राइट होता है। इवन अदरवाइज कैपिटल मुकदमात में जो फैसले होते हैं उनकी प्रेसिडेंट वैल्यू बहुत हाई होती है। उसके अंदर हर ऑर्डर की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस को मजीद क्लैरिटी दी जाए और ताकि फ्यूचर की लिटिगेशन में क्लैरिटी आ सके, सर्टेनिटी आ सके। ऐसा 45 डेज के अंदर पूरा करना देखा पड़ेगा कि उसके अंदर क्या किया जाता है। और अगर 45 डेज में इसको मुकम्मल भी कर लिया जाता है तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में कब बात की जाएगी? जो मुकदमात हाई कोर्ट में है, जो लोअर कोर्ट में है, उसके बारे में कब हम सोचेंगे? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशलाइज बेंचेस का जिक्र कर रहे हैं तो लोअर कोर्ट्स में जहां ट्रायल किया जाएगा, जहां फैक्ट्स को थ्रैश किया जाएगा, वहां पे ऐसे स्पेशलाइज बेंचेस की बात क्यों नहीं होगी? थैंक यू सो मच हमाद फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अपने कौमी खेल के हवाले से। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही, चूँकि ऐसा ही परसेप्शन दिखाई देता है जितना हम कोशिशें क्रिकेट को लेकर कर रहे होते हैं उतनी हमें वहाँ से जो परफॉर्मेंस के हवाले से मायूसी का सामना रहता है। लेकिन हमारा जो कौमी खेल है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए वो हमारी हॉकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसकी हालत अबतर होती चली जा रही है। नेग्लिजेंस कहाँ पर है ये आपको बताते हैं। टूर पर हम देख रहे हैं, एक टूर था जिस पर बद इंतज़ामी देखने को मिली, गैर मेयारी खाना था, रिहाइश और नारवा सलूक पर ऑस्ट्रेलिया गई थी ये टीम। वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी वो दुहाइयाँ देते रहे कि उनके साथ क्या सलूक वहाँ पर पेश आया। कैप्टन हॉकी टीम इमाद भट्ट ने कहा है कि 7 साल बाद पर वहाँ पर हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करना बड़ी कामयाबी है। ताहम ऑस्ट्रेलिया पहुँचने पर सिडनी एयरपोर्ट पर हम 13 घंटे लावारिस पड़े रहे क्योंकि वहाँ पर जो होटल्स की बुकिंग थी वो कंफर्म ही नहीं थी। कप्तान हॉकी टीम ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा करता हूँ कि मामले का नोटिस लें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात की तो बताया गया कि हॉकी फेडरेशन को फंड्स दे दिए गए हैं।
अब वज़ीर आज़म का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला आ चुका है। सो बेसिकली गलती किसकी है, क्या मामला वहाँ पर हुआ, इस सारी डिटेल्स हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर आलिजा ने हमें ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच आलिजा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो वहाँ के जो टूर के हालात रहे, ये किस हद तक इसमें सदाकत है, जो वहाँ बयान भी करते रहे, कुछ हम तक भी रिपोर्ट्स पहुँचती रही हैं जिसमें हम देख रहे थे कि जी बाहर टीम बैठी रही, होटल बुकिंग नहीं थी। मज़ीद क्या मामला वहाँ पर पेश आए? देखिए आमना, मामला इतना सादा नहीं है। ये तो कैमरा पहुंच के जो विजुअल्स आए हैं वो इंतहाई डिस्टर्बिंग है। लेकिन उससे पहले ही 7 साल बाद पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत करने के लिए जाना था, लेकिन इस्लामाबाद में जो कैंप लगाया गया था और जहां पर इन खिलाड़ियों को रखा गया था, बिलीव मी और नॉट, इन खिलाड़ियों ने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की थी और नाम डिस्क्लोज ना करने की शर्त पर यह बताया था कि हमें यहाँ पर इतनी सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में सिंगल मैट्रेस पे लिटाया जा रहा है, एक एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी वहां पर उनको सुलाया जा रहा था, ना उनका खाने का कोई इंतजाम था। और यही वजह थी कि ये कैंप जो है हंगामी तौर पर एकदम खत्म कर दिया गया। फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कैमरा पहुंचने पर वहां पर इनको पता चला कि होटल की बुकिंग ही नहीं करवाई गई और 7 घंटे ये रोड पर सवार हुए हैं, वहां पर बैठे रहे हैं और उसके बाद इनको जिस कमरे तक एक्सेस दी गई है वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल थी। वो वीडियोस पूरे इंटरनेट पे आपको नजर आ जाएंगे। और वो जब तो ये हॉकी टीम मैनेजमेंट का कसूर पाया गया है, क्योंकि अब तो मामला सारा उन पर डाल के टीम मैनेजमेंट को फारिग कर दिया गया है। क्या इसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे? ये गफलत हम देखेंगे कि बोर्ड तक जाती है? देखिए आमना, ये लेग पुलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पार्लियामेंट में हम मौजूद होते हैं, कायमा कमेटियों में राना मुजाहिद हों, उधर से शैला रजा हों, वो एक दूसरे पर तनकीद के नस्तर चलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि हॉकी क्लब्स की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है, नई मैनेजमेंट आएगी तो चीजें बेहतर होगी। फिलहाल बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर नजला गिराया जा रहा है, कोई भी इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मामला सादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें पहले से ही सबके सामने थी, राना सनाउल्लाह के सामने भी चीजें रखी गई थी। और इसके अलावा हॉकी की जो परफॉर्मेंस है, जो टीम मैनेजमेंट की चीजें हैं, ये भी कोच और कप्तान ने सबके सामने रखी थी। लेकिन वही चीज हुई जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पर 7 घंटे वो बैठे रहे, उसके 2.5 घंटे बाद मैच था, ऑस्ट्रेलिया के साथ कांटेदार मुकाबला हुआ, हारे। और जब वापस आए हैं ये, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनको कोई लेने भी नहीं पहुंचा, वहां पर वो एक दूसरे से लिफ्ट लेते रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है। अपेरेंटली अब नोटिस लिया गया वजीर आजम की जानिब से, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह और दीगर का नाम लूप में शामिल है, शायद उनको हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारियां दें। बट अगेन जो टीम मैनेजमेंट को फारिग कर देना क्या मसले का हल है? क्योंकि हम कई सालों से हॉकी का ये हालात देखते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियसली यही टीम तो नहीं होगी, उससे पहले भी मैनेजमेंट ये तो नहीं होगी सेम, मैनेजमेंट्स बदलती रही होंगी। सो इसका ओवरऑल सिचुएशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए आमना, सिर्फ टीम मैनेजमेंट को फारिग करना मसले का हल नहीं है, क्योंकि हॉकी के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड के आपस के तनाज़ा वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फिर इंतखाबात होने हैं, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन होनी है। शैला रजा और दीगर कमेटी मेंबरान ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो क्लब की रजिस्ट्रेशन की गई है उसमें मसाइल है और लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा। निचली सतह पर हॉकी खत्म होती जा रही है। इसलिए अब ये कहा जा रहा था कि निचली सतह पर क्लब्स बनाए जाए, उनको रजिस्टर किया जाए। अब मामला ये भी है कि फेक क्लब्स वो बनाए गए हैं और कई इंकशाफ ये हुआ है कि कई फेक क्लब्स हैं, उनको वोटिंग पावर भी दे दी गई है, तो उनको छांटी करना है। उसके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। अब स्क्रूटनी कमेटी जो बनाई गई थी उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई है जो स्क्रूटनी कमेटी की जो तजावीज है उसके ऊपर गौर करेगी। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ फारिग करने से मामला हल नहीं होगा। मेरे ख्याल में के मुशीर बराए जो है राना सनाउल्लाह, वो चेयरमैन बैन सूबाई कमेटी भी हैं, उनको चाहिए कि वो एक्शन लें, इस मामले का माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करें, फिर जाके कुछ हो सकता है। वरना हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बातें सुनते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो चीजें बताते हैं, वो इंतहाई दर्दनाक है। बिल्कुल, एक जानिब हमने जो क्रिकेट के स्टार्स बना रखे हैं उनको अलग ही किस्म के जो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जो प्रिविलेजेस उनको हासिल हैं, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए इतनी बड़ी जो हम देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है, इसका एक्शन कौन लेगा? इसके जिम्मेदार हुकूमतें भी हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, जो फंड्स की डिवीज़न इस तरीके से नहीं कर पा रहे कि आपने एक खेल के ऊपर इतना पैसा लगा लेना और दूसरी खेल के ऊपर कोई जो मामला है वो हम देख रहे हैं कि दगरगू हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलिजा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।